Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video, we are going to read chapter number 11, A Piece of Bread. Beta, this story is about two men. One is Jean Victor and second one is Duke de Hardimont. अब इन दोनों की लाइफ कैसी होती है, बहुत डिफरेंट होती है। ये बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं, बहुत रिच लाइफ जीते हैं, और वहीं जीन विक्टर पॉवर्टी फेस करते हैं। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं, गरीबी। तो ये बहुत ज़्यादा गरीबी फेस करते हैं और कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण ये दोनों ही एक साथ आ जाते हैं और एक ही साथ एक जैसा काम करते हैं। दोनों सोल्जर्स होते हैं, तो किसी कारण कि वो एक साथ आ जाते हैं सर्कमस्टेंसेस, वो हम चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और एक पीस ऑफ ब्रेड के ऊपर इनका एक बॉन्ड होता है। बॉन्ड इन द सेंस कि एक पीस ऑफ ब्रेड के ऊपर इनका डिस्कशन होता है और इस कारण इन लोगों का एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है। इसीलिए चैप्टर का नाम अब पीस ऑफ ब्रेड रखा गया है। उसके बाद जो जीन विक्टर हैं वो क्या करते हैं, ड्यूक को ऐसी कुछ रियलिटीज़ फेस कराते हैं कि लाइफ बहुत स्मूथ नहीं होती, कंफर्टेबल नहीं होती। बाहर निकल के देखना चाहिए कि लोग असलियत में जी कैसे रहे हैं, कैसी पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं लाइफ में। उन सब से जीन विक्टर्स को क्या कराता है, अवगत कराता है। किसको? ड्यूक को। तो अभी चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसकी वोकैबुलरी अंडरस्टैंडिंग, इसलिए आप ध्यान से पूरा चैप्टर समझना, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। द यंग ड्यूक डे हार्डिमोंट कैप हैपन टू बी एट द एक्स इन सेवॉय। एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? एक्स इन सेवॉय। ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है ड्यूक कि वो पहले कहाँ रहता था। तो वो कहाँ रहता था? सेवॉय मतलब होता है रॉयल हाउस। रॉयल हाउस में वो रहता था, और वो कौन सी सिटी में रहता था? इटली में। रॉयल हाउस इन Italy, whose waters he hoped would benefit his famous mare. Mare का मतलब क्या होता है? हॉर्स। Mare is horse. अभी मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ, इसके बाद मैं क्लियर करती जाऊंगी और भी। पेरिशोल who had become, पेरिशोल क्या होता है? हॉर्स का निकनेम। इसका निकनेम है। हॉर्स का निकनेम क्या होता है? पेरिशोल। मतलब ऐसे बोला जाता है उन्हें। Who had become windbroken since the cold she had caught at the last derby. डेयरबी क्या होता है? जो हॉर्स की रेसेस लगाई जाती है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि हॉर्स की रेसेस होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, और ये बहुत अच्छा स्पोर्ट होता है अलग अलग कंट्रीज़ में। तो डेयरबी का मतलब होता है जो हॉर्स रेस होती है। एंड वॉज फिनिशिंग हिज ब्रेकफास्ट वाइल ग्लेजिंग ओवर द मॉर्निंग पेपर when he read the news of disastrous engagement of Rhysophan. अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? जो यंग ड्यूक है, ड्यूक अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन है, एक सोल्जर है। तो वो कहाँ रहता था पहले? सेवॉय में। सेवॉय मतलब इटली के रॉयल हाउस में। और उसके बाद वो सोच रहा था अपने किसके बारे में? हॉर्स के बारे में, जो उसके बाहर आंगन में या उसके गार्डन में है अभी। तो वो सोच रहा था कि उसका जो पानी है उसको कहीं ना कहीं, जो रॉयल हाउस का पानी है, उसको बेनिफिट करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना चाहिए, क्योंकि कल वो बहुत ज़्यादा थक गया है और उसको क्या हो गया है? कोल्ड हो गया। कोल्ड मतलब उसको सर्दी हो गई है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा थका हुआ है अपनी जो कल की रेस से। और उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट खाते हुए सोच रहे थे और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी ये सोच रहे थे, जब उन्होंने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा? एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें पता चल रहा था रायसोफन। रायसोफन मतलब होता है फ्रांस में ये जगह है जहाँ पर क्या है, डिज़ास्टर आया है, मतलब किसी ने अटैक किया है वहाँ पर। तो अब ये बीइंग अ सोल्जर, इसकी तो ड्यूटी है कि जहाँ भी, मतलब हर सोल्जर को कुछ पार्ट्स अलॉट किए जाते हैं ना, कि यहाँ पर अगर कुछ होता है तो इन्हें पहुँचना ही है और वॉर में उसका पार्ट बनना है। तो वैसे ही रायसोफन की न्यूज़ सुन करके वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए ड्यूक, और उन्हें क्या हो गया, एकदम से फील हो गया कि अब उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? पेरिस जाना पड़ेगा। बेटा अब मुझे बताओ, फ्रांस जो है उसकी कैपिटल क्या है? पेरिस है। तो अब ये कैपिटल में अटैक कहाँ हुआ था? पेरिस में, फ्रांस के कैपिटल में, क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि रायसोफन क्या है? पेरिस में है। तो सॉरी, फ्रांस में है। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। तो कहाँ जाना पड़ा अब इसको? ड्यूक को? पेरिस जाना पड़ेगा।
होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया। एक बार और समझा देती हूँ। जो यंग ड्यूक है, ड्यूक हार्डीमोंट है, वो क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और ब्रेकफास्ट खाते हुए सडनली उसके दिमाग में आया कि जो उसका हॉर्स है उसको क्या हो गई, सर्दी हो गई, क्योंकि कल जो वो डर्बी में गया था और मतलब जो उनकी रेस में गया था, तो वो बहुत ज़्यादा उससे थक गया है। और ये सोचते सोचते उसने न्यूज़पेपर में सडनली एक आर्टिकल पढ़ा कि राइफ्सॉफन में क्या हुआ है, फ्रांस में क्या हुआ है, एक डिज़ास्टर आया है, मतलब किसी ने अटैक किया है। अपॉन लर्निंग दैट फ्रांस हैज़ लॉस्ट अ बैटल ऑफ फ्रेंच सॉइल, द यंग ड्यूक फेल्ट द ब्लड अमाउंट ऑन हिज फेस, गिविंग हिम अ हॉरिबल फीलिंग ऑफ सफोकेशन। ब्लड अमाउंट ऑफ हिज फेस मतलब पूरा उसका लाल हो गया, गुस्से से चेहरा लाल हो गया जैसे ही उसने पढ़ा कि फ्रेंच ने क्या किया है, एक वॉर हार गया है वो, और सॉइल के ऊपर, बैटल ऑन फ्रेंच सॉइल, वो हार गया है। तो उसको बहुत गुस्सा आ गया कि अब उसको भी इसका हिस्सा बनना पड़ेगा और उसको जल्दी से जल्दी पेरिस के लिए निकलना पड़ेगा। एंड सो अर्ली नवंबर जैसे स्टार्ट हुआ, उसके थोड़े ही दिनों में उसे क्या होना पड़ा, जल्दी से पेरिस जाना पड़ा। विथ हिज रेजिमेंट का मतलब होता है आर्मी, अपनी आर्मी के साथ, forming part of Vinoy's Corps, and his company being advance guard before the redoubt of Hostebruce, a position fortified in Hastings and which protected the cannon of Fort Bicester. अब क्या हुआ बेटा कि है ना, जल्दी से जल्दी क्या हो गया, बहुत जल्दी पहुंच गए ये पेरिस इसका पार्ट बनने के लिए, वॉर का पार्ट बनने के लिए और फ्रांस को या पेरिस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये अपनी आर्मी के साथ वहाँ कहाँ पहुँच गए। और विनॉयस कॉर्प्स मतलब जो ऑलरेडी आर्मी वहाँ पर प्रेजेंट थी, जो वॉर लड़ रही थी, उसका ये हिस्सा बन गए, उसमें और जुड़ गए। आपको पता है सेना कैसे होती है, सेना जानते हो ना आप सब। तो जब वॉर हो रहा होता है तो अलग अलग देशों से क्या किया जाता है, सोल्जर्स को बुलाया जाता है अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने स्टेट या अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे ही इन्हें भी बुलाया गया था ड्यूक को, तो वो अपनी आर्मी और लेकर के आए थे कि जैसे वो पेरिस का पार्ट बन सके और उन्हें या फ्रांस का पार्ट बन सके और उनको उनके देश को जीतने में मदद कर सके। इट वॉज अ ग्लूमी प्लेस। अब जहाँ पर इनको रुकने के लिए, जहाँ पूरी आर्मी को रुकने के लिए जगह दी जाती है, तो ये इस पैराग्राफ में वो पूरा इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि वो जिस जगह पर उनको रुकने के लिए बोला गया था तो वो जगह कैसी थी। पहले के ज़माने में आप लोग जानते होंगे जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो तो वो क्या करते थे, अपने जैसे ये एक कंट्री है, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने, इन पे किसी ने अटैक किया तो वो क्या करते थे, जहाँ जहाँ उनकी फ्रेंडशिप्स होती थी ना अलग कंट्रीज़ में, वहाँ वहाँ की वो आर्मी बुलवा लेते थे अलग अलग कंट्री से कि वो बस वो वॉर जीत जाए। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा था। जैसे ही फ्रांस पर अटैक हुआ तो जो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ थे या जो उनके फ्रेंड्स कंट्रीज़ थे, उन्होंने क्या कर लिया, अलग अलग कंट्रीज़ को बुला लिया अपने वॉर लड़ने के लिए। तो ऐसे उनकी आर्मी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब उनको रुकने के लिए तो जगह देनी पड़ेगी जहाँ वो खाएंगे पिएंगे सोएंगे। तो ऐसी जगह का इंट्रोडक्शन ड्यूक ने यहाँ पर दिया है। इट वॉज अ ग्लूमी प्लेस, अ रोड प्लांटेड विद क्लस्टर ऑफ ब्रूम्स होते हैं, जंगली पेड़ होते हैं जिन्हें उगाया नहीं जाता। जैसे ग्रास हम जनरली देखते हैं ऐसी जगहों पर उग जाती है जहाँ पर बाहर बंजर ज़मीनों पर, या ऐसे जो जंगली पेड़ होते हैं ना जिनको प्रॉपरली सीड्स डाल करके प्लांट नहीं किया जाता, वो खुद ब खुद उग जाते हैं। तो क्लस्टर ऑफ ब्रूम उसे ही कहा जाता है। एंड ब्रोकन अप इनटू द मडी रट्स ट्रेवर्सिंग द लियोप्रेस फील्ड। लियोप्रेस फील्ड क्या होता है, जंगली वही होता है। लियोप्रेस फील्ड का मतलब होता है डिसीज इन्फेक्टेड फील्ड्स, मतलब जहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, वैसे फील्ड मतलब होता है मैदान, जगह। ऑफ द नेबरहुड ऑन द बॉर्डर स्टूड एन अबंडेंट टैवन का मतलब होता है पब्लिक हाउस। अब ये इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हैं कि एक रोड पर क्लस्टर ऑफ ब्रूम प्लांटेड थे, मतलब जंगली पूरे पेड़ थे। उसके जो बॉर्डर पर हमें एक पब्लिक हाउस, टैवन का मतलब होता है पब्लिक हाउस, जहाँ पर रुकने की जगह थी या इन सोल्जर्स को रुकने के लिए कहा गया था। वो जगह को क्या कहा जाता है, टैवन का मतलब होता है पब्लिक हाउस। आपकी जो बुक है उसमें भी देखिए मीनिंग में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, एन इन और अ पब्लिक हाउस।
जहाँ पर इन सारे आर्मीज को रुकने के लिए बोला गया था। अ टैवर्न विथ आर्बर्स, आर्बर्स का मतलब क्या होता है? शेल्टर एंड गार्डन फॉर्म्ड बाय ट्रीज एंड बुशेस, मतलब कि जो पब्लिक हाउस था ना, सिर्फ यहाँ पर दीवारें थी और छत नहीं थी। छत कैसी बनी हुई थी? ग्रास से बनी हुई थी, पेड़ों से और ग्रास से वो ढका हुआ था, लेकिन एक्चुअली उस जगह की कोई छत नहीं थी। वेयर सोल्जर्स हैड स्टैब्लिश्ड देयर पोस्ट, मतलब हर जो अलग अलग कंट्री से सोल्जर्स आए थे वो पहले ही वहाँ पर अपनी जगह घेर चुके थे। दे हैड फॉलन बैक हेयर फ्यू डेज बिफोर, और जो सोल्जर्स वहाँ पर बैठे हुए थे ना ऑलरेडी उस जगह में, वो थोड़े ही दिन पहले आए थे। फ्यू डेज बिफोर मतलब जो ड्यूक है उनसे थोड़े दिन पहले आए हुए लोग थे। अ ग्रैप शॉट हैड ब्रोकन डाउन, ग्रैप शॉट क्या होता है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहले के टाइम पे ये होता है ग्रैप शॉट। बेटा ये पहले के टाइम पर जो वॉर्स हुआ करते थे तब ये यूज़ किया जाता था उसमें एज एन क्या बोलते हैं, वेपन। ये वेपन की तरह यूज़ किया जाता था मारने में। तो इसमें ड्यूक क्या बोल रहे हैं, तो ये ग्रैप शॉट था। जो ये ग्रैप शॉट था हैड ब्रोकन डाउन सम ऑफ द यंग ट्रीज, जो छोटे छोटे ट्री थे, यंग ट्रीज मतलब जो नए नए उगे हुए ट्रीज थे, उनको इस ग्रैप शॉट तो बहुत बड़ा और हैवी होता है, जब उसको लेकर आया गया होगा तो उसके कारण बहुत सारे पेड़ टूट चुके थे। इतनी गंदी जगह पर उनको रुकने के लिए कहा गया था। एंड ऑल ऑफ देम बोर अपॉन देयर bark with white scars of bullet wounds. As for the house, its appearance made one shudder. The roof had been torn by the shell and walls seemed whitewashed with bloods. शडर का मतलब होता है कांपना, मतलब इतनी गंदी जगह पे रुकाया था पूरे सोल्जर्स और आर्मी को कि जो उसका अपीरेंस था, जो दीवारें देख कर के शडर शडर मतलब कपकपी हो रही थी, बहुत काँप रहे थे कि इस जगह पर रुकेंगे कैसे। एंड रूफ हैड बिन टोन बाय शेल, रूफ मतलब जो छत थी वो तो पूछो ही नहीं कैसी थी, वो भी शेल से टूटी हुई थी पूरी। एंड वॉल सीम वाइट वॉश्ड विद ब्लड, और वॉल ऐसे लग रहा था पेंट किया हुआ है किससे, खून से पूरी पेंट की हुई है, वो इतनी बुरी कंडीशन में वॉल्स थी। एंड ओवरऑल अ रेस्ट विंटर स्काई, रेस्ट विंटर स्काई का मतलब होता है कि बहुत गंदगी, अक्रॉस विथ रोल्ड हैवी लेडन क्लाउड्स एंड ऑडियस स्काई एंग्री एंड हेटफुल, मतलब हर तरफ जो इन्वायरमेंट था वो इतना अजीब सा था कि उसको देख करके कैसी फीलिंग आ रही थी, एंग्री और हेटफुल, नफ़रत की फीलिंग ज़्यादा आ रही थी। ये पूरा इंट्रोडक्शन ड्यूक किसका दे रहे हैं, जहाँ उन्हें पेरिस में जब वो वॉर के लिए हेल्प करने आए हैं पेरिस को, तो वहाँ की कंडीशन वो बता रहे हैं कि वो कैसे उनको रुकाया था। एट द डोर ऑफ टेवन, टेवन मैंने आपको बताया था पब्लिक हाउस जहाँ पर सारे सोल्जर्स रुके हुए थे। स्टूड अ यंग डोट, वो ये सब इमेजिन तो कर रहा था लेकिन वो वहीं खड़ा था, बिल्कुल उसके टेवन मतलब पब्लिक हाउस के एंट्री गेट पर ही खड़ा था और ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। मोशनलेस, मोशनलेस मतलब वो पूरा नम हो गया था, बिल्कुल खड़े होके ना उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इतनी गंदगी में इतनी गंदी जगह पर वो रुकेगा कैसे, तो बिल्कुल वो स्टिल खड़ा हो गया था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। And his gun in his shoulder belt, his cape over his eyes, he benumbed hand in the pocket of his red trouser। तो आपको इमेज देख पा रहे हो आप इसकी, ये देखिए ऐसे इसका पूरा अपीयरेंस बताया गया है कि जो यंग ड्यूक है इसके वो क्या है, शोल्डर पर ये गन लटकी हुई है, इसके रेड पॉकेट्स में वो रेड ट्राउज़र में वो पॉकेट्स हाथ पॉकेट्स में डाल करके क्या है बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो जाए क्या, कहाँ और करे क्या। ओके, where I was, benumbed his pocket his red trouser, shivering in his sheepskin coat. He gave him up to the somber thoughts, this defeated soldier, and looked with the sorrowful eyes towards a line of hills, lost in the fog where he could be seen each moment. The flash and the smoke of the Krupp gun followed by report. सडनली ही फेल्ट हंग्री, अब वो इतनी देर से यहाँ खड़ा था, ये पूरा उसका क्या है इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जैसे वो खड़ा था और ना फॉग की तरफ देख रहा था, इतनी ठंड थी कि वो फॉग की तरफ देख रहा था और वो पूरा नम हो गया था कि वो ऐसी कंडीशन में कैसे रहेगा, और वो बार बार यही सोच रहा था और उसका पूरा अपीयरेंस दिया हुआ है।
अब उसके बाद सडनली उसको भूख लगने लग गई। स्टूपिंग ही ड्रू फ्रॉम हिज नैपसैक। नैपसैक क्या होता है, जो उसके पीछे उसने बैग पहना हुआ है ना, जो अभी मैंने आपको इमेज में दिखाया, उस बैग में वो खोल करके देखने लगा कि उसमें क्या है और वो क्या खा सकता है। अ पीस ऑफ अम्यूनिशन ब्रेड। अम्यूनिशन मतलब कि जो रखा हुआ ब्रेड होता है ना, अब जब वो पेरिस तक उसने ट्रैवल किया होगा तब का ब्रेड रखा हुआ था जो वो अपने घर से लेकर के आया था। तो जो ये पीस ऑफ ब्रेड एंड ही हैज़ लॉस्ट हिज नाइफ। नाइफ क्या मतलब चाकू भी वो भूल गया था। ही बिट ऑफ अ मॉर्सल एंड स्लोली एट इट। अब क्या किया, चाकू भूल गया था ब्रेड काटने का वाला, तो उसने उठाया वैसे का वैसे ब्रेड और खाया। आफ्टर अ फ्यू सॉरी After a few mouthfuls, he had enough of it. The bread was hard and had a bitter taste, the remembrance of the formal breakfast. अब क्या हुआ कि जो ब्रेड खा रहा था वो इतने दिन की थी कि वो सूख गई थी। सूख गने के साथ साथ वो इतनी हार्ड हो गई थी कि उसने एक दो बाइट लिए लेकिन वो बिटर टेस्ट आ रहा था। बिटर टेस्ट मतलब कड़वा सा टेस्ट आ रहा था उसमें से, और उससे वो ब्रेड खाया नहीं जा रहा था, वो इतना हार्ड था। तो रिमेम्बरेंस ऑफ द फॉर्मल ब्रेकफास्ट। फॉर्मल मतलब जो पहले वो ब्रेकफास्ट करता था, जहाँ वो लग्जरी अपार्टमेंट में रहता था, खुद भी अच्छा खाता था, अपने घोड़े को भी बहुत अच्छा खिलाया पिलाया करता था। तो उसको वो सारी दिन याद आ रहे हैं। अब वो इस पैराग्राफ में पूरा वही इंट्रोडक्शन देगा कि वो कैसे क्या खाता था, कैसे हाइजीन में रहता था, कैसे रॉयल हाउस में वो रहा करता था। Such as he called hygienic when the day after overeating a supper, he could seat himself by the window on the ground floor of the Cafe Anglias and be served with the cutlet or the butter egg with। अच्छा, अभी क्या बता रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि वो दिन याद कर रहा है जहाँ उसको हाइजीनिक, हर चीज़ हाइजीनिक मिलती थी। और जब वो थक हार के घर आता था, डे आफ्टर टू ओवर हीटिंग सपर आता था, तब वो अपने कैफ़े के विंडो के आसपास आकर के बैठ जाता था। ये कैफ़े के विंडो के आसपास बैठ जाता था, उसको क्या कटलेट सर्व होता था, एग सर्व होता था विथ बटर, विथ एपरेगस टिप्स। एपरेगस टिप्स मतलब क्या होते हैं बेटा, ये ग्रीन वेजिटेबल होती है एक, जो गार्निशिंग के लिए यूज़ की जाती है। गार्निशिंग मतलब कि जैसे धनिया डालते हैं ना हम सब्जियों के ऊपर, वैसे ही ये भी गार्निशिंग के लिए यूज़ होता है। एंड ही वुड नेवर बी अकस्टम टू दिस लाइफ ऑफ रिचडनेस। पर उस समय पे उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको इतने बुरे दिन देखने पड़ेंगे कि उसको सूखा ब्रेड खाना पड़े, और रिचडनेस मतलब होती है इतनी गंदी, इतनी बुरी सी लाइफ उसे देखनी पड़ेगी। एंड इन अ मोमेंट ऑफ इम्पेशेंस द यंग मैन थ्रू अ रेस्ट ऑफ हिज ब्रेड इनटू द मड। अब उसने ये सब सोच सोच के उसको और गुस्सा आया, तो जो ब्रेड खा रहा था उसका एक दो बाइट खा करके उसने ब्रेड क्या कर दिया, मड में फेंक दिया, मिट्टी में फेंक दी। एट द सेम मोमेंट a soldier of the line came off from the tavern, stooped and picked up the bread, drew back few steps, wiped it with sleeve and began to devour it eagerly। अब क्या हुआ कि जैसे उसने ब्रेड फेंकी तो थोड़ी दूर से एक दूसरा सोल्जर आया जो टेवन में ही साथ में रह रहा था, दूसरी आर्मी का था, लेकिन वो ठीक है, दूसरी आर्मी का मतलब ये जो अपनी आर्मी लेके आया था उसका हिस्सा नहीं था, ये कभी उससे मिला नहीं था, ये दूसरी, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था अलग अलग कंट्रीज से आर्मी आती हैं, तो ये दूसरी कंट्री से आया हुआ था, लेकिन साथ में आया। तो उसने वो पीस ऑफ ब्रेड उठाया, उसको साफ़ किया, वाइप्ड इट विद स्लीव, अपनी स्लीव से, अपनी बाजू मतलब जो स्लीव है ना, स्लीव समझते हो आप, बाजू से साफ़ किया और डिवोर इट ईगरली। डिवोर मतलब उसको बहुत अच्छे से खाने लगा। हेनरी दे हार्डिमोंट। अच्छा, इस चैप्टर में हेनरी और ड्यूक दोनों नाम लिए गए हैं, हेनरी दे हार्डिमोंट और ड्यूक दे हार्डिमोंट। बेटा ये दोनों एक ही कैरेक्टर हैं, ड्यूक के ही दो नाम हैं, आप समझो, ये हेनरी और ड्यूक एक ही इंसान है। वॉज ऑलरेडी अशेम्ड ऑफ हिज एक्शन। उसको बहुत शर्म आने लगी कि उसने जो ब्रेड फेंकी दूसरे ने वो उठा के खाई, और उसको शर्म आनी चाहिए कि उसने अन्न का अपमान किया, वैसे ही मतलब खाने की चीज़ का उसने क्या किया, अपमान किया। तो उसको बहुत अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि उसने खाने की चीज़ इस तरह से फेंक दी। नाउ विद द फीलिंग ऑफ अ पिटी वॉश्ड ओवर द पुअर डेविल हु गेव अ प्रूफ ऑफ सच अ गुड एपेटाइट। तो उसने क्या देखा, सडनली उसको ये बहुत
और ज़्यादा शर्म तब आई जब किसी और ने वो खाना उठाया और उसको खाया भी, तो उसको बहुत ज़्यादा ये गिल्टी पिटी, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी फीलिंग आ रही थी कि उसने उठा करके उसको खाया और गुड एपिटाइट मतलब गुड मैनर्स का संदेश दिया। He was a tall, large young fellow, but badly made with the feverish eyes and the hospital beard. अभी किसका इंट्रोडक्शन आ रहा है? जीन विक्टर का। जीन विक्टर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दो कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में, जीन विक्टर और ड्यूक डे हार्डिमोन। तो इस अभी किसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है? जीन का, जिसने ब्रेड उठा के खाई जो ड्यूक ने फेंकी थी। तो उसका वो बहुत टॉल था, टॉल यंग फेलो था, बैडली मेड मतलब वो अच्छे से ड्रेस्ड अप नहीं था, बहुत गरीब सा ही दिख रहा था। और हॉस्पिटल बियर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत जंगली से उसकी बियर्ड थी जो बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं थी, शेव्ड नहीं थी, सेट भी नहीं की हुई थी। एंड सो थिन दैट हिज शोल्डर blades stood out the benefit beneath his well-worn cap. You are very hungry, he said, approaching the soldier. फिर जो ड्यूक था उसने किसको बोला? जो दूसरा वाला सोल्जर था जिसका ये जीन विक्टर को अपना इंट्रोडक्शन मतलब क्या बोलते हुए सडनली उसको अप्रोच करते हुए बोला कि मुझे लग रहा है तुम काफ़ी भूखे हो। जिसने ब्रेड उठा करके खाई मतलब जीन, ड्यूक ने जीन को बोला कि तो मुझे लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा भूखे हो। एज यू सी रिप्लाइड द अदर माउथ इन फुल। तो जीन विक्टर ने बोला, हाँ तुम देख पा रहे हो कि मैं सच में भूखा हूँ, इसलिए मैंने ब्रेड नीचे से उठा के खाई। एक्सक्यूज मी देन, फॉर इफ आई हैड नोन दैट यू वुड लाइक द ब्रेड आई वुड हैव नेवर थ्रोन इट अवे। इट डज नॉट हार्म इट, रिप्लाइड द सोल्जर, आई एम नॉट डेंटी। तो जी उसने बोला, ड्यूक ने, अगर मुझे पता होता तुम इतने भूखे हो तो मैं ब्रेड को कभी नीचे नहीं फेंकता, और मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि मैं वो ब्रेड फेंक देता। नो मैटर सेड द जेंटलमैन। तो जीन विक्टर ने क्या बोला? अरे कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट वॉज रॉन्ग टू डू सो, आई री अप्रोच माई सेल्फ। तो ड्यूक ने फिर से बोला, नहीं नहीं मुझे पता है मैं गलत हूँ और ऐसी खाने की चीज़ को कभी फेंका नहीं जाता। बट आई डू नॉट विश यू हैव अ बैड ओपिनियन ऑफ मी, लेट अस ड्रिंक अ ड्रॉप टुगेदर। तो उसने बोला, अरे तुम मेरे बारे में बिल्कुल गलत मत सोचना। ड्यूक ने बोला जीन विक्टर को, तुम मेरे बारे में गलत नहीं सोचना, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं खाने की चीज़ फेंकूँ, बस वो तो फेंका गई, चलो अब पानी साथ में पीने चलते हैं। द मैन हैड फिनिश्ड ईटिंग। जो जीन विक्टर था उसने पूरी की पूरी ब्रेड खा ली थी। द ड्यूक एंड ही ड्रैंक अ माउथफुल ऑफ ब्रांडी। द एक्विटेंस वॉज मेड विच वॉट इज़ योर नेम। अब उसके बाद जब ये लोग खाने पीने साथ में लगे तो इन द सेंस मतलब बातचीत होने लगी इनकी, तो ड्यूक ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आस्क्ड द सोल्जर हार्डिमोन, सॉरी जीन विक्टर ने पूछा ड्यूक से कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने क्या जवाब दिया? हार्डिमोन, रिप्लाइड द ड्यूक, ओमिटिंग हिज टाइटल एंड योर्स। उसके बाद उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बोला और तुम कौन हो? तो दूसरे वाले ने क्या रिप्लाई दिया? जीन विक्टर। जीन विक्टर, आई हैव जस्ट एंटर्ड द कंपनी एंड आई एम जस्ट आउट ऑफ द एम्बुलेंस। बेटा यहाँ पे एम्बुलेंस हमारी वो वाली एम्बुलेंस नहीं है होती जो डॉक्टर्स के पास से आती है गाड़ी, एम्बुलेंस एक जगह का नाम है। वॉज एट बाउंडेड एट चैटिलियन, ओह बट इट वॉज गुड इन एम्बुलेंस। एंड अब ये क्या, जब दो अलग अलग लोग मिलने लगते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तुम कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ, और तुम कहाँ से आए हो, ऐसे सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन इन लोग का चलने लगा। तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन देने लगा कि मैं भी जिस जगह से हूँ वहाँ मुझे खाने पीने के लिए बहुत अच्छा मिलता था, बट आई हैड ओनली अ स्कार्च, मतलब कि वहाँ पर खाने पीने का अच्छा होता था लेकिन मैं इतना गरीब हूँ और मैं इतना अनाथ हूँ कि मुझे हमेशा बचा कुचा, स्कार्च का मतलब हमेशा होता है बचा कुचा, मुझे हमेशा बचा कुचा दिया जाता था, लेकिन वो भी बहुत अच्छा होता था, है ना। और यहाँ तो बचा जो अच्छे से दे रहे हैं वो भी अच्छा खाना बिल्कुल भी नहीं है। And the major signed by decimal, so much the worse of me. Now I am going to commence to be devoured by hunger again. उसने बोला अब मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर भूखा ही रहना पड़ेगा और मुझे फिर से वही भूखे वाले दिन देखने पड़ेंगे। For believe me, if you will comrade, comrade का मतलब बेटा यहाँ पर क्या होता है? साथ में ही, फ्रेंडशिप, अगर तुम मेरी कंपनी बनोगे तो। बट सच एज यू मी आई हैव बीन हंगरी ऑल माई लाइफ। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगा, कौन? जीन विक्टर, कि
तुम तो अभी भूखे हो, मैं तो अपनी ज़िंदगी में ही भूखा हूँ। आई हैव बिन हंग्री ऑल माई लाइफ, मतलब मुझे हमेशा बचा कुचा ही मिला करता था। और वो अपना इंट्रोडक्शन पूरा देने लगता है अपनी लाइफ वो कैसे जी के आया है। द वर्ड्स वर स्टार्टलिंग स्पेशली टू अ साइब्रिड। साइब्रिड कौन होता है बेटा? जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, इंट्रोवर्ट मतलब कि जो बहुत सोच समझ के बात करते हैं और बहुत कम लोगों से ही बातचीत करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इंट्रोवर्ट्स, साइब्रिड्स। ओके, सो बेटा जो साइब्रेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, तो इंट्रोवर्ट्स कौन, यहाँ पे इंट्रोवर्ट कौन है? जो ड्यूक है। ड्यूक उसकी बातें बहुत अमेजमेंट से सुन रहा था, मतलब बहुत शौक हो करके सुन रहा था कि कहाँ वो कैफ़े एंग्लास में जाकर बैठता था, उसको इतना लग्जरी खाना मिलता था। और ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें खाना मिला ही नहीं है और वो हमेशा बचा कुचा ही खाते रहते हैं। तो वो बहुत अपनी कंपेनियन कौन है यहाँ पे? जीन विक्टर। उसको हमेशा ऑलमोस्ट टेरिबल वे में देखने लगा कि वो ऐसे भी लोग होते हैं कि ऐसी लाइफ जिए, और तभी भी वो इतने खुश हैं और स्माइल कर रहे हैं। द सोल्जर स्माइल सैडली शोइंग इज हंग्री wolf like teeth as a white as sticky face, and if understanding the other expected something further in a way of explanation or confidence. Come, said he, suddenly seizing his familiar way of speaking, doubtless divining his companion belonged to the rich and happy. Let us walk along the road to warm our feet, and I will tell you things which probably you have never heard. I am called Jean Victor, that is all. For I am foundling. Foundling का मतलब है infant who has been abandoned by its parents, मतलब कि जो पेरेंट्स से निकाल दिए जाते हैं और उसके बाद दूसरे पालते हैं। इन द सेंस कि उसके पेरेंट्स ने क्या उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और उसे और किसी ने पाला है, मतलब ये एक अनाथ बच्चा है। फाउंडलिंग का मतलब अनाथ बच्चा जिसको किसी और ने ढूंढा और पाला पोसा। एंड माई ओनली हैप्पी रिमेम्बरेंस इज़ ऑफ माई अर्लीस्ट चाइल्डहुड। तो अच्छा, इस पैराग्राफ में जो मैंने पढ़ा इसमें ये पूरा क्या बताया गया है, जो जीन विक्टर है वो क्या है? एक अनाथ बच्चा है। ये लोग आपस में चलते चलते हैं और जीन विक्टर को वो क्या बोलता है ड्यू कि तुम अपने बारे में कुछ हमें और बताओ, मुझे सुनना है तुम्हारे बारे में। तब वो चलते हैं और वो बोलते चलो चलते चलते बात करते हैं, तो हमारे फीट जो है उसको वार्मथ मिलेगी, इतनी ठंड थी तो हमें कुछ गर्मी में एहसास होगी। एंड आई विल टेल यू थिंग्स विच प्रोबेबली यू हैव नेवर हर्ड। तो ये किसने बोला? जीन विक्टर ने, कि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो तुमने आज तक सुनी भी नहीं होगी। मुझे जीन विक्टर कहते हैं, दैट्स ऑल। मेरे बारे में मैं तुमको बता दूं कि मुझे जीन विक्टर कहते हैं। फॉर आई एम फाउंडलिंग। फाउंडलिंग मतलब कि मुझे किसी ने ढूंढा है और पाला पोसा है। एंड और मुझे अपने बारे में जो अच्छी चीज़ें याद है वो अर्ली चाइल्डहुड की, मतलब जो बहुत छोटा था तब की है। एट एन असाइलम। असाइलम मतलब अनाथालय। अ काइंड सिस्टर, वहाँ पर एक सिस्टर होती थी जो मेरी केयर करती थी। क्वाइट यंग एज अ पेल एज अ वैक्स टेपर। शी डाइड आफ्टरवर्ड्स ऑफ द लंग ट्रबल। और जो उसकी वो बहुत जल्दी ही मर गई थी, किसके कारण? लंग्स में उसके कुछ प्रॉब्लम था, इस कारण। आई वॉज अ फेवरेट। और जीन विक्टर अपने बारे में बता रहे बेटा ये सब, मैं उसका फेवरेट था। बिकॉज शी यूज टू ड्रॉ me to her side and lay her warm, thin hand on my forehead. But when I was 12 years old, after my first communion, there was nothing but poverty. उसके बाद वो जैसे ही मर गई, उसके बाद मैं यही 12 मतलब जो जीन विक्टर है वो 12 साल का था जब वो सिस्टर एक मर गई थी जो उसका बहुत ध्यान रखती थी। और उसके बाद सिर्फ उसने पॉवर्टी, उसके बाद उसने सिर्फ गरीबी देखी है और कुछ नहीं देखा है। मैनेजर्स जो उस असाइलम के थे उन्होंने उसको अप्रेंटाइज मतलब होता है जो बहुत कम पेमेंट पे काम करते हैं, मतलब पूरा दिन काम करते हैं, उन्हें सिर्फ 500,000 रुपये पकड़ा दिए जाते हैं महीने के। विथ चेयरमैंडर इन द फॉरबोक सेंट जैकस। ये बेटा फॉरबोक क्वार्टर है, जैसे पब्लिक क्वार्टर्स होते हैं ना, जैसे जो रेलवे में होते हैं जॉब वाले या पुलिस वाले होते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर्स दिए जाते हैं, जगह दी जाती है। वैसे ही क्वार्टर में वो क्या करता था? काम करता था। दिस इज़ नॉट अ ट्रेड यू नो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू अर्न वंस लिविंग एट इट। पर मुझे इतना कम पैसा देते थे ये लोग कि मैं अपनी लिविंग भी, मतलब मैं अपना सर्वाइवल भी नहीं कर सकता था, इतने कम पैसे होते थे।
खाना पीना मेरा उस पैसे में पूरा नहीं हो पाता था। इट वॉज देयर दैट आई बिगेन टू सफ़र विथ हंगर। ये तब से ही है कि मैं 12 साल से ही अपना हंगर करता रहूँ। मैं इतनी गरीबी में रहता हूँ कि मैं भूखे पेट ही सोता हूँ अक्सर। द मास्टर एंड द मिस्ट्रेस, टू ओल्ड लिमिनेस। मास्टर और मिस्ट्रेस जिसके यहाँ काम करता था ना क्वार्टर में तो वो जो मास्टर और मिस्ट्रेस थे, जो मालिक और मालकिन थे, और उसकी 2 कार, ल्यूमिनेसेंस क्या होती है, कार का नाम है। आफ्टरवर्ड मर्डर्ड, उनका मर्डर हो गया था। बट टेरेबल माइसर्स का मतलब होता है इतने कंजूस लोग थे कि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो कभी मुझे खाने पीने के लिए नहीं देते थे और वो पैसा बहुत कम स्पेंड करते थे, मुझे सैलरीज भी बहुत कम देते थे। एंड द ब्रेड कट इन टाइनी पीसीस ऑफ ईच मील वर केप्ट अंडर द लॉक एंड की द रेस्ट ऑफ द टाइम। तो वो इतने कंजूस लोग थे कि जो ब्रेड काटते थे ना खाने के लिए, वो भी मुझसे छुपा करके लॉक और की ताले चाबी में अंदर रख के जाते थे रेस्ट ऑफ द टाइम। जब वो घर से बाहर निकलते थे वो क्या करते थे, ताले चाबी में छुपा के जाते थे कि गलती से मैं खा ना लूँ। इतने बुरे लोग होते थे वो। ये जीन विक्टर किसके बारे में बता रहे हैं, जो वो लाइफ पहले जीता था और जो उसके साथ किया गया था, जिनके यहाँ वो काम करता था, वो लोग कैसे उसे ट्रीट करते थे। You were astonished just now when you saw me take the bread out of the mud. I am used to that. I have picked up enough. तो इसीलिए तुम घबराओ नहीं। वो जो जीन विक्टर किसको बोल रहा था, ड्यूक को। तुमने जब मुझे मिट्टी से ब्रेड उठा के खाते हुए देखा, ये मेरी रोज़ की आदत है, क्योंकि मुझे क्या होता है कि खाने नहीं मिलता था, तो मैं ऐसे ढूंढ के रोड से जो खाना लोग फेंक देते थे, जो बच्चे खाना खा के फेंक देते थे, मैं उठा के उसी से अपनी पेट भरता था। आई हैव पिक्ड इनफ ऑफ इट। मैंने बहुत ज़्यादा उठाए हैं ऐसी ब्रेड्स। एंड क्रस्ट फ्रॉम द डस्ट एंड वेन दे वर टू हार्ड एंड ड्राई आई वुड सोक देम ऑल द नाइट इन माई बेसिन। और कभी कभी तो जो ब्रेड, बेटा यहाँ पर ब्रेड का मतलब सिर्फ ब्रेड नहीं है जो हम खाते हैं, ब्रेड का मतलब यहाँ पे खाना, चपाती या सब कुछ ही इसमें इंक्लूडेड है। तो वो क्या बोल रहा था, ब्रेड जनरली चपाती भी इसमें आ जाएंगे। व्हेन दे वर टू हार्ड, और कई बार जीन विक्टर वो बता रहा है कि कई बार तो ऐसा होता था कि जो बच्चे या कोई भी फेंक देता था रोड पे, वो इतनी हार्ड हो जाती थी ब्रेड कि मैं पूरी रात उसको पानी में, बेसिन में, अपनी पानी में उसको सोक करके रखता था, डुबो के रखता था, जैसे कि मैं क्या कर सकूं, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो मैं उसको खा पाऊँ। एंड आई हैड विंडफॉल समटाइम्स सच एज पीसेस ऑफ ब्रेड निबल्ड एट द एंड। और कभी कभी विंडफॉल से मतलब कभी कभी तो इतनी ज़्यादा ऐसी ब्रेड मिल जाती थी जो बस एक एक टुकड़ा कॉर्नर से, निबल्ड एट द एंड मतलब कोने से एक एक टुकड़ा बस खाते थे लोग और फेंक देते थे। वो मैं ब्रेड उठा करके पूरी रात सोक करता था और 2-3 दिन वही खाता रहता था। which the children would take out of their baskets and throw on the side walls as they came from the school. जब वो स्कूल से बच्चे आते हैं तो जनरली क्या करते हैं, अपना टिफ़िन छोड़ देते हैं ना, तो अपनी मम्मी के डर से क्या करते हैं कि वो कहीं ना कहीं फेंक के आ जाते हैं खाना। तो वैसे ही वो ब्रेड्स में उठा लेता था और उसको मैं खा लेता था। आई यूज टू ट्राई प्राउल अराउंड देयर व्हेन आई वेंट ऑन एरेंड्स। एरेंड्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट जर्नी। मैं जब भी वॉक पर जाता था या किसी काम से बाहर जाता था, तब मैं ये सारी ब्रेड्स इकट्ठा करके आ जाता था। सो बेटा, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर एंड ओनली। रेस्ट वी विल डू इन द पार्ट 2। स्टे ट्यून्ड, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो।